भारत की आजादी के जब पूरे 100 साल हो रहे होंगे तब भारत दुनिया में सुपर पावर बनकर उभर रहा होगा। यह बात भारत में तो अक्सर कही जाती है, लेकिन अब इस चीज को जो पश्चिमी देश हैं वो भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो अगला डंका है दुनिया में वो भारत का ही बजने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कौन कौन सी महाशक्तियां हैं जो आगे जाकर दुनिया को चलाएंगी, उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी और पश्चिमी देश कैसे आज की डेट में भारत को सलाम कर रहे हैं और क्यों भारत बन सकता है अगला सुपर पावर, आज पूरी खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी साहिल, जो बताएंगे कि आखिरकार क्या खबर निकलकर सामने आई है जिससे आज हम दावा कर रहे हैं सुपर पावर बनने का। साहिल, हम बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो भारत को सुपर पावर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा खबर पहले आप ब्रीफ कर दें कि कौन है जिसने कहा कि भारत अगला सुपर पावर, क्योंकि हमें उस नजरिए से देखना है। भारत की जो इस वक्त सरकार है वो 2047 का नजरिया लेकर चल रही है, यानी कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे और वही डेट, उसके आसपास की डेट बताई जा रही है पश्चिमी देशों की तरफ से भी। तो एक बार पूरी खबर आप बता दें, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। फैक्ट्स कौन कौन से जो भारत के पक्ष में हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है टोनी ब्लेयर, उन्होंने एक समारोह में भारत को लेकर अब कर दी भविष्यवाणी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 2050 तक दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगी वो भारत रहेगी। यानी भारत एक उन शक्तिशाली देशों में गिना जाएगा जिनके मुताबिक पूरी दुनिया चलने वाली है। अब उन्होंने सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने 2 देश और नाम लिए हैं, जिनमें से अमेरिका और चीन का नाम आगे सामने आ रहा है। पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस देश के बारे में कहा जा रहा था कि जिस देश को पश्चिमी देश नहीं मानते थे कि ये कभी डेवलपिंग नेशन बन सकता है या ऐसा कभी माना ही नहीं गया कि ये देश कभी आगे उभर कर आ सकता है, अब उन्हीं देशों में से एक प्रधानमंत्री उठते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अब भारत उस स्थिति में पहुंच गया है, भारत उस कंडीशन में है कि अब वो लीड कर सकता है किसी भी वर्ल्डली किसी भी चीज। तो बिल्कुल देखिए, ये खबर सामने आई है और अब थोड़े फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पहले तो मैं उदाहरण दे देता हूँ। ये फोन हम चलाते हैं, ये आईफोन को लेकर बड़ा घमंड होता था, शायद पश्चिमी देशों को एलीट क्लास का ये माना जाता था। आज क्या स्थिति है साहिल, इसकी आपको पता है? भारत के अंदर ये बन रहा है जी, और भारत में सबसे ज्यादा बिक रहा है। चाइना से निकल कर अब जो कंपनीज हैं वो भारत में देख रही हैं। हालांकि कहा जाता है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो 2014 से लेकर 2024 तक वो अभी काफी बेहतर हुई है। इवन हमने ब्रिटेन को पीछे भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी इसको कंटिन्यू 7 से 8% के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर जो और देश हमारे से ऊपर हैं हम उनको पीछे छोड़ पाएंगे। दूसरा, जो भारत का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है कि भाई हमें इंडिया में बनाना है, मेक इन इंडिया। आप आइए हमारे देश में लगाइए, और उसका बहुत फायदा हमें मिलता हुआ नजर आया। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें यह बताया गया कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले कुछ समय में बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे क्या हो रहा है कि रोजगार थोड़े बेहतर भारत में हो रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि मार्केट सबसे बड़ी कहाँ है इस वक्त? इंडिया में। अभी जो जनसंख्या है ये अब हमारे लिए प्लस है। इसके बहुत सारे नुकसान गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये प्लस भी है क्योंकि एक मैन पावर पूरी दुनिया को कौन सप्लाई कर सकता है आज की डेट में? भारत सप्लाई कर सकता है। चीन क्या हो रहा है? चीन में अब जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन की तरफ है, यानी कि नीचे गिरनी शुरू हो गई है। जो फ्रेश मैन पावर है उनके पास नहीं है, उसकी कमी है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। जापान जैसे देश जो है इससे जूझ रहे हैं। चीन ने अपनी जो पॉलिसी थी 2 चाइल्ड वाली वो भी बदली इसकी वजह से ही। तो भारत के पास अभी सबसे बड़ी एज है। दूसरा, जब पॉपुलेशन है तो मार्केट है, खपत है। भारत की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि दुनिया अब भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी भी उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही है वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। लेकिन भारत में आप देखेंगे इंफ्रा पर कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है यहाँ पर। जो हवाई यात्रा है देखिए वो कितनी ज्यादा आम हो गई है, लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, रेलवे का लगातार आधुनिकीकरण हो रहा है। तो चीजें भारत में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से फोन का मैंने उदाहरण दिया, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत कुछ समय में बनता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भारत को सुपर पावर बनाएगा। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है क्योंकि इस समय पर तकरीबन पूरी दुनिया एक युद्ध में, चाहे अब वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो, ईरान हमास का युद्ध हो, ईरान हिजबुल्लाह का युद्ध हो, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं लगातार। जब ये युद्ध खत्म होगा, जब भी हो, आज हो, कल हो या 1-2 साल बाद हो, जब भी हो,
एक चीज जिस पे असर पड़ेगा वो होगा इकोनॉमी पे, क्योंकि चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, यूक्रेन की इकोनॉमी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। रूस भले ही कह रहा है कि हमें उतनी क्षति नहीं पहुंची, मगर कहीं ना कहीं जब भी कोई भी वॉर होती है, किसी भी तरीके की लड़ाई छिड़ती है, तो कोलेटरल डैमेज होता है। तो डैमेज में क्या होगा कि दोनों तरफ के देशों को इस बात का नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उस टाइम पे चुनौती रहेगी सबसे बड़ी आगे आने के लिए, क्योंकि उस समय पर कहीं ना कहीं अमेरिका भी उस समय पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम हो जाएगा, और चीन की भागीदारी ज्यादा रहेगी उस समय पर, क्योंकि आर्म्स जितने भी डिलीवर कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका चाहेगा कि ये युद्ध जितने लंबे समय तक चले उतना उसके लिए फायदेमंद रहेगा। मगर अगर ये युद्ध खत्म होता है, नुकसान होगा अमेरिका को, फायदा होगा चीन को, क्योंकि चीन ऑलरेडी हमसे डेवलप्ड है। चीन ने ये कह दिया है कि अगले 2 से 3 सालों में हमारे पास 5000 से ज्यादा 5th जनरेशन जेट्स आ जाएंगे। अगर 5th जनरेशन जेट्स चाइना के पास आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी चुनौती का विषय, सबसे बड़ी सोचने का विषय है। क्योंकि अगर इस तरीके के जेट्स बन जाते हैं, 5th जनरेशन जेट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये ट्रेस नहीं हो सकते हैं। अगर ये भारतीय सीमा में घुसते हैं, भारतीय सीमा पे अटैक करते हैं, तो हम उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत पर अटैक होने की कंडीशंस बहुत ज्यादा बन जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में हो सकता है कि चीन आगे डेवलप होने की कोशिश करे। मगर हाँ, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस समय पर ये खबर आई है जिस समय पर युद्ध चल रहा है, और कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। आगे चल के फिर बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह देते हैं कि भारत हमारे एक दोस्त। लेकिन साहिल, जो आप कह रहे हैं ना वो ठीक है, चीन कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अब 62 वाला भारत भी नहीं है ना। हमारी क्या स्थिति है इस वक्त? आप देखिए, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, चीन से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। आप जाएंगे श्रीलंका में, चीन घुसने की कोशिश कर रहा है लगातार वहां पर। नेपाल के अंदर कहीं ना कहीं चीन की दस्तक होने की कोशिश कर रहा है। तो चीन तो हमारे पड़ोसियों को डिस्टर्ब, जो अच्छे जिनसे हमारे रिश्ते हैं उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। वो शायद यही कर भी सकता है, लेकिन भारत उसको हर वे में टक्कर दे रहा है। वो अगर सीपैक बनाएगा तो चाबार हम भी बनाएंगे जाकर। तो हमारे उस तरीके से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और हम ना सिर्फ उसको एक कूटनीतिक वे में कहीं ना कहीं पीछे करते हैं, दूसरा ये भी कि आपने देखा ना कि किस तरीके से चीन जब घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जाता है। डोकलाम में क्या हुआ, चीन को वापस हटना पड़ा। तो कई ऐसे इंस्टेंस आए हैं जहां पर चीन को उस तरीके का जवाब मिला है, और चीन की तो ये स्थिति है, वो बताता भी नहीं है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं जो भारत के पक्ष में है, वो है यहाँ का लोकतंत्र। यहाँ की जो सरकार है, स्टेबल सरकार है, और हमारा जो लोकतंत्र 1947 से जो हमने अडेप्ट किया, जिससे मजबूती के साथ वो रहा। चीन में देखिए क्या है कि वहां पर शी जिनपिंग ही रहेंगे, रशिया में उनका राज खत्म नहीं हो रहा है। तो वहां के जो लोकतंत्र हैं वो सवालों के घेरे में है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान में तो कोई प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, उसको तो छोड़ ही दीजिए। तो जो सुपर पावर हैं भी इस वक्त, वहां पर लोकतंत्र कितना मजबूत है ये भी देखना होगा। भारत में अभी भी वो चीज है, हर पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी मजबूत है, ये पार्टी मजबूत है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, वो अपनी बात रखती है, और ये लोकतंत्र का मजबूत होना भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में ये चीज है, वहां का लोकतंत्र सबसे स्ट्रांग माना जाता है, तो वहां पर वो चीज है। यूरोपियन कंट्रीज में आज भी लोकतंत्र है, फ्रीडम है, तो ये चीज है। चाइना के साथ कहीं ना कहीं ये नुकसान है कि वहां पर शी जिनपिंग, उनका एक छत्र राज है। लोगों को बोले, उन्होंने जिस तरह भी विकास किया वो ठीक है, भारत अभी उससे पीछे है, लेकिन उस विकास पर भी कई सवाल हैं। वहां पर क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्या उस तरह की चीजें हैं? और जो मैंने पॉपुलेशन का जिक्र किया, वो भी कहीं ना कहीं एक दिन जाकर चीन के लिए अब मुसीबत बनेगी। फ्रेश मैन पावर कहां से लाएंगे? तो ये सारी चीजें चीन को अगले 10-20 साल, अभी वो बेशक भारत से बहुत सारी चीजों में आगे है, उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, हो सकता है, लेकिन अगले 20-25-30 साल बाद भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हमारा जो लोकतांत्रिक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये इसी तरीके से चलता रहा, हमारी जो पब्लिक है वो जिस तरीके से अब ग्रेजुअली अगर ग्रो करेगी, यहाँ पर एजुकेशन बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर भारत के पक्ष में होती चली जाएंगी। बिल्कुल, और क्योंकि जो आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं अब जितने भी देश हैं वो भारत को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। चाहे हम अमेरिका की बात करें, जिसने कहा कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स की जो फैक्ट्री हम इंडिया में लगाना चाहते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे जितने भी देश हैं, जैसे कि फ्रांस ने डील साइन की है इंडिया के साथ कि वो इंजन्स देगा भारत को 5th जनरेशन क्राफ्ट्स बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब भारत में लोग देख रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये सही बात है कि जितनी भारत की पॉपुलेशन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलना उतना ही आसान है, उतना ही लेबर मिलना आसान है, और जितनी इजीली ये चीजें अवेलेबल रहती हैं उतना इन्वेस्टमेंट फायदे में रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देशों को पता है कि अगर हम भारत में, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो भारत में अगर वो 100 रुपए लगाएंगे तो उनको इस बात का भरोसा है कि उस 100 रुपए का 90 नहीं बनेगा, 100 का भले ही 110 हो जाए, पर कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि
हम कितनी भी बात कर ले, मगर कोई भी देश घाटे में नहीं जाना चाहे कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट करे। और तो ये सारे फैक्टर्स है। हमारा स्टॉक मार्केट भी हमने पिछले रिसेंट अगर सारों को देखेंगे तो वो भी एक मजबूती दिखा रहा है, भारत की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। और अब खुद ये तो खैर हमने पॉइंट्स उठाए, लेकिन अगर विदेश में जाकर कोई ये मान रहा है, कोई पूर्व प्रधानमंत्री इस चीज को स्वीकार कर रहा है, तो अगले 20 से 30 साल बाद भारत के होंगे, ये कहना में कोई गुरेज नहीं है। और इस चीज के लिए अब हमें तैयार रहना है कि दुनिया को शायद आगे जाकर भारत चलाएगा। अभी कुछ देश हमसे आगे हैं, ये भी स्वीकार करना होगा, उनसे हमें सीखना भी है बहुत कुछ और उनसे बेहतर करना है, तभी हम जो है लीड कर पाएंगे। और जो भारत की एक सबसे अच्छी खूबी है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। युद्ध जैसी स्थिति नहीं चाहता भारत कभी भी, और अपने पड़ोसियों से भी सीधी हमारी पॉलिसी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ना ये 62 वाला भारत है, पाकिस्तान को तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो कितनी बार मुंह की खा चुका है। लेकिन चीन को भी पता है कि भारत की शक्ति इस वक्त क्या है, उसकी दोस्ती किस तरह की है और चीन को कितने देशों का साथ मिलेगा। वहां भी चीन को कहीं ना कहीं सारी चीजें पता है, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर भारत के दुनिया के साथ रिश्ते आज की डेट में ज्यादा बेहतर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप भारत को सुपर पावर बनता देखना चाहते हैं, ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगा आपको, तो कमेंट कर जरूर जाइएगा। जय हिंद लिख दीजिएगा अपने देश के लिए। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।